हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैंने आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर ही इस पीडीएफ को तैयार किया है, जो इस वीडियो में मैं आपको जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ इस पीडीएफ में। और दोस्तों, मैंने आपके सिलेबस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें रखी हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर का, वो आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें जोड़ी हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। भविष्य में आपको हमेशा वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। प्रक्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो प्रक्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। प्रक्षेत्र फार्म को बोलते हैं हम, फार्म होता है ना, उसी को प्रक्षेत्र बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है व्यावसायिक फार्म, दूसरा होता है अनुसंधान फार्म, और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं प्रदर्शन फार्म। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक फार्म का मालिक कौन होता है? ये फार्म का ही प्रकार है एक व्यावसायिक फार्म। तो जिसका मालिक कौन होता है व्यावसायिक फार्म का? एक व्यक्ति विशेष होता है दोस्तों, जिसका फार्म होता है वही होता है इसका मालिक। ठीक है। और दूसरा है दोस्तों कि अनुसंधान फार्म पर किसका अधिकार होता है? दोस्तों, जो अनुसंधान फार्म है उस पर संस्था का अधिकार होता है, उस पर संस्थागत अधिकार होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। पूछा गया है दोस्तों, प्रदर्शन फार्म का आकार होना चाहिए। दोस्तों, प्रदर्शन फार्म का आकार क्या होता है या क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, प्रदर्शन फार्म का आकार 4 से 25 हेक्टेयर होता है या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत से नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं, जो कि शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। प्रक्षेत्र की समस्त क्रियाओं का लेखाबद्ध ब्यौरा क्या कहलाता है? दोस्तों, प्रक्षेत्र की समस्त क्रियाओं का लेखाबद्ध ब्यौरा जो कहलाता है वो प्रक्षेत्र अभिलेख या प्रक्षेत्र प्रलेख कहलाता है। प्रक्षेत्र अभिलेख या प्रक्षेत्र प्रलेख कहलाता है। दोस्तों, आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते चलिए। यदि आप मेरी माने तो आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन आप भूल जाएंगे और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। यदि आप नोट कर लेंगे इनको तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा दोस्तों। यदि आप दोस्तों इसकी पीडीएफ मुझसे चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको सिंपल मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, प्रियांश तिवारी नाम से मेरी आईडी है। मैं आपको इस पर डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ से मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा दोस्तों। ठीक है। एडम स्मिथ कौन है दोस्तों? तो ये अर्थशास्त्र के जनक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि आपका जो रिसोर्स इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट का नाम है, तो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कृषि नियोजन का क्या अर्थ है? दोस्तों, कृषि नियोजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फार्म प्लानिंग। फार्म प्लानिंग भी आपसे पूछ सकता है। तो ये होता है फार्म बजटिंग होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। पूंजीवादी खेती में भूमि का स्वामित्व होता है। तो दोस्तों, भूमि का जो स्वामित्व होता है वो कितना होता है? भूमि में किसका स्वामित्व होता है और कितना होता है? दोस्तों, भूमि स्वामी और फैक्ट्री स्वामी का होता है। इसमें दोनों का स्वामित्व, यानी स्वामित्व बोले तो दोस्तों किसका हक होता है? तो दोनों का होता है पूंजीवादी खेती में। इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं दोस्तों। तो ये भूमि स्वामी व फैक्ट्री स्वामी का इसमें स्वामित्व होता है। फार्म का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पूछा गया है कि फार्म का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, ये कृषि उत्पादन व पशुपालन के लिए हम फार्म का उपयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। किस लिए करते हैं फार्म का उपयोग? कृषि उत्पादन व
पशुपालन के लिए हम फार्म का उपयोग करते हैं। दोस्तों कई बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है। दोस्तों यदि आप थोड़े अच्छे से थोड़ा तैयारी आप अपनी कर लेंगे, 1-2 दिन भी अगर आपके हैं एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ लेंगे तो भी आप पास तो हो ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पास होना कोई बड़ी बात नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, MCQs में, ठीक है। कृषि की सफलता निर्भर करती है, कृषि की सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? वो भूमि व पूंजी के प्रबंधन पर निर्भर करती है। भूमि व पूंजी के प्रबंधन पर आपकी ये निर्भर करती है कृषि की सफलता दोस्तों, ठीक है। उत्पादन लोच क्या है? आपसे पूछ सकता है उत्पादन लोच क्या है, या उत्पादन लोच का फॉर्मूला क्या है? तो उत्पादन लोच होता है सीमांत उत्पादन बटे लोच उत्पादन, सीमांत उत्पादन अपॉन लोच उत्पादन। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण रखे हैं, आपको एक भी प्रश्न को दोस्तों स्किप नहीं करना है, ठीक है। एक विनिर्माण उद्योग में आमतौर पर कानून लागू होता है। तो दोस्तों एक जो विनिर्माण उद्योग होता है उसमें आमतौर पर कौन सा कानून लागू होता है? तो लगातार वापसी का कानून उसमें होता है, ठीक है दोस्तों। प्रबल एग्रो स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप एक कृषि छात्र हैं और आपने प्रबल एग्रो स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो दोस्तों आप क्या कृषि छात्र हैं दोस्तों? ये कृषि छात्रों के लिए ही है दोस्तों, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे दोस्तों, ठीक है। फार्म योजना में शामिल है दोस्तों, कृषि बजट पहले से तैयार करना होता है फार्म बजट में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो प्रबल एग्रो स्टडी है वो केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही वीडियोस में आती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि बीमा कितने प्रकार का होता है? दोस्तों कृषि बीमा होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फसल बीमा, दूसरा होता है पशु बीमा। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका समय थोड़ा कम लगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके हो जाए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मोनोपोली क्या होती है दोस्तों? आपको याद रखना है कि मोनोपोली होती क्या है दोस्तों। मोनोपोली, पहले इसकी भाषा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने, फिर इसके बाद में आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है मोनोपोली। इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है दोस्तों कि मोनोपोली क्या होता है। कृषि उत्पाद व सेवा पर किसी एक कंपनी या संस्था का नियंत्रण होना ही क्या कहलाता है? मोनोपोली कहलाता है, कोई कंपटीटर नहीं होना। दोस्तों क्या होता है मोनोपोली? जब कोई एक संस्था है या कोई एक कंपनी है, किसी भी प्रोडक्ट या सेवा पर उसका अधिकार है, पूर्णतः अधिकार है, उसी को मोनोपोली बोलते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, मतलब जिसका किसी से कंपटीशन नहीं है। जैसे मान के चलिए अपना रेलवे है दोस्तों, तो रेलवे का कोई कंपटीटर नहीं है। भारतीय रेलवे भारत में एक ही है, वो कहेगी कि हम इतने रुपए लेंगे तो उतने ही हमें देने पड़ेंगे, कोई उसका कंपटीटर नहीं है, तो उसे मोनोपोली बोलेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण आपको दिया है, और भी बहुत सारे उदाहरण मोनोपोली के हैं। और मोनोपोली ये भी हो सकता है दोस्तों, जैसे आपके मोहल्ले में एक दुकान है केवल किसी भी चीज़ की, वो कहेगा नहीं मैं ये सामान इतने में ही दूंगा, ठीक है, और आपको लेना पड़ रहा है, तो वो मोनोपोली है, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र को विज्ञान का व्यवहारिक क्षेत्र किसने कहा है? कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र को विज्ञान का व्यवहारिक क्षेत्र किसने कहा है? प्रोफेसर E.O. हैडी ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? प्रोफेसर E.O. हैडी ने कहा है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमांत किसान, यानी सीमांत किसान को दोस्तों हम इंग्लिश में मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, के पास कितनी भूमि है दोस्तों? 1 हेक्टेयर ऐसे कम भूमि है सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर के पास। दोस्तों आप ये सब नोट करते चलिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये सब कन्फ्यूज़न करने वाला है, ये एक बार में याद होने वाला नहीं है। आप अगर नोट करते चलेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। नोट करने में यदि आपको समय नहीं है नोट करने का तो मैं आपको PDF दे दूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है आपको, मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक दूँगा इंस्टाग्राम का, और वहाँ आपको मुझे फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज करना है दोस्तों। ये जितनी PDF मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा भी मुझे है, यदि आपको वो चाहिए तो आप वहाँ जाके मुझे बोलिए कि मुझे
फुल पीडीएफ चाहिए सर, तो मैं आपको फुल पीडीएफ भी दे दूंगा, या ये पीडीएफ चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सीमांत किसान के पास कितनी भूमि होती है दोस्तों, तो 1 हेक्टेयर ऐसे कम होती है, उसको हम सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। लघु किसान, स्मॉल फार्मर किसे बोलते हैं दोस्तों, लघु किसान या स्मॉल फार्मर हम किसे बोलते हैं, तो जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि होती है, उन्हें हम लघु किसान बोलते हैं। चाहे फिर उसके पास 1.5 हेक्टेयर हो तो उसे हम लघु किसान ही बोलेंगे, ठीक है। 1 से 2 के बीच होना चाहिए। अर्ध मध्यम किसान के पास भूमि कितनी होती है दोस्तों, ये मध्यम नहीं है दोस्तों, अर्ध मध्यम किसान है, तो अर्ध मध्यम के पास 2 से 4 हेक्टेयर होनी चाहिए भूमि या होती है, ठीक है दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। ये और ये सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, हैं तो सारे, ये थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मध्यम किसान के पास भूमि होती है, तो दोस्तों मध्यम किसान के पास भूमि कितनी होती है, तो वो दोस्तों 4 से 10 हेक्टेयर के बीच होती है। मध्यम किसान के पास कितनी होती है दोस्तों, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच मध्यम किसान के पास भूमि होती है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा किसान के पास कितनी भूमि होती है दोस्तों, तो 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण है। इनमें से एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। जितने ये लघु किसान हैं, क्या बोलते हैं, ये आपका लघु किसान है, अर्ध मध्यम किसान है, ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। जिला विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला विकास समिति जो होती है, जिला का विकास करने का जिसका काम होता है, उसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, जो जिस जिले का जो जिला अधिकारी होता है वही जिला विकास समिति का अध्यक्ष भी होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, पूछा गया है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये क्वेश्चंस लाता हूँ दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके ये कंटेंट बनाता हूँ, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। दोस्तों आप देखते तो बहुत संख्या में हूँ वीडियो को, पर आप लोग लाइक नहीं करते हो, बिना लाइक करे चले जाते हो, तो दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, लाइक तो कर ही सकते हो दोस्तों, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर। दोस्तों गर्व से कहो कि हम एग्रीकल्चर छात्र हैं, ठीक है, ये वर्ड आ गया है एग्रीकल्चर। तो दोस्तों एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है मुख्यतः, दोस्तों जिस शब्द के अंत में आपको कल्चर लिखा मिल जाए वो समझ लेना कि वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। कल्चर लिखा मिल जाए तो वो लैटिन भाषा का शब्द है, जैसे एग्रीकल्चर है, और भी बहुत से वर्ड हैं जिनके लास्ट में कल्चर लगा होता है, ठीक है, वो मुख्यतः लैटिन भाषा, जैसे हॉर्टिकल्चर है वो भी लैटिन भाषा का शब्द है। फार्म प्रबंधन जो है इसको फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं। में प्रयुक्त एक आर्थिक सिद्धांत का नाम है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पत्ति ह्रास नियम। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बस आपके एग्ज़ाम तक, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो समझ नहीं आता है दोस्तों उसको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। प्रमुख उत्पादन फलन का नाम क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा काबडगलन। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जितने भी मैं करवा रहा हूँ, फालतू प्रश्न एक भी नहीं है, सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने लिए हैं, और कुछ प्रश्न मैंने बीच बीच में एक एक प्रश्न आपके लिए आपके सिलेबस के अलावा भी रख दिए हैं, जिससे कि क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या कर रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम बना रहा है, आपका जो पेपर बना रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है, अधिकतर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रखे हैं, तो आपको वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। खेती के व्यवसाय के लिए रेखांकन अनुप्रयोगों का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों खेती के व्यवसाय के लिए रेखांकन अनुप्रयोगों का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो ये फार्म नियोजन कहलाता है, फार्म प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। निर्माण मशीनरी और उपकरण उदाहरण हैं। निर्माण मशीनरी और उपकरण मुख्यतः किसके उदाहरण हैं, तो ये निश्चित संसाधन के उदाहरण हैं दोस्तों। किसके हैं, निश्चित संसाधन के। सहकारी खेती, सामूहिक खेती, पूंजीवादी खेती, राजकीय खेती और किसान खेती हैं। ये सब दोस्तों क्या है, आपसे ये पूछा गया है, ये सब क्या है, जैसे सहकारी खेती, सामूहिक खेती,
पूंजीवादी खेती, राजकीय खेती। दोस्तों ये एक बहुत लंबा प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और लंबा भी प्रश्न है, क्योंकि इसमें कितनी चीज़ें कवर हुई हैं, सहकारी खेती, सामूहिक खेती, पूंजीवादी खेती और राजकीय खेती और किसान खेती, इतनी चीज़ें हुई हैं। तो ये क्या है ये सब खेती की प्रणाली है। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक खेती की प्रणाली है, और ये भी पूछा जाता है, मुख्यतः यही पूछा जाता है कि कौन सी नहीं है, प्रणाली कौन सी नहीं है। तो यदि इनके अलावा आपको जो भी ऑप्शन में देता है, जैसे आपको देता है मिश्रित खेती, तो मिश्रित खेती एक प्रणाली नहीं है, खेती का एक प्रकार है, खेती की प्रणाली नहीं है मिश्रित खेती, ठीक है। मुख्यतः यही दिया जाता है और आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे मिश्रित खेती दे देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कितने किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है? दोस्तों कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है? दोस्तों ओनली 4% किसान हैं हमारे भारत में, मुख्यतः मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। मार्जिनल बोले तो सीमांत किसान की संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 40-50% के समथिंग है, 60% भी हो सकती है, इतनी ही है। कुल उत्पादन और कुल लागत के बीच संबंध क्या होता है दोस्तों? तो कुल उत्पादन और कुल लागत के बीच संबंध जो होता है वो इनवर्सली संबंधित होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इनवर्सली संबंधित होता है, कुल उत्पादन और कुल लागत के बीच जो संबंध होता है वो इनवर्सली संबंधित होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब सीमांत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत उत्पाद होगा, तो ये अधिकतम होगा दोस्तों। कितना होगा दोस्तों? अधिकतम होगा। सीमांत लागत न्यूनतम होगी तो सीमांत उत्पाद कितना होगा? अधिकतम होगा, ठीक है। और जब सीमांत उत्पाद होगा, दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपेक्षाकृत कृषि उत्पादों की मांग होती है दोस्तों, क्या होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षाकृत कृषि उत्पादों की मांग होती है तो दोस्तों अधिक बेलोचदार होती है। अधिकतर जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी मांग होती है अधिक बेलोचदार, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्योंकि ये पिछली बार बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसी सब्जेक्ट में, कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ भूमि होती है। दोस्तों एक एकड़ में जो होती है वो 2.47 एकड़ होती है। कितनी होती है? 2.47 एकड़ होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। जो अपना ये चैनल है प्रबल एग्रो स्टडी, ये सभी कृषि छात्रों के लिए है, फॉर ऑल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आप सभी के लिए ही ये चैनल बनाया गया है और आपको हमेशा इस पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी आप बीएससी कर रहे हो, आपको बीएससी से संबंधित कंटेंट मिलता रहेगा, वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बीएससी के बाद आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जॉब से रिलेटेड बहुत कुछ मिलता रहेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, गर्व से कहो कि हम कृषि छात्र हैं। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? दोस्तों एक एकड़ में 0.4047 लिखा है, ये 0.4047 इसका सही आंसर हो जाएगा। जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछला प्रश्न मैंने करवाया उतना ही इम्पोर्टेंट ये है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट में भी लिख दिया। जब आपसे ये पूछ सकता है कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जा सकता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई? पूछा गया दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है? दोस्तों तृतीय, यानी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसको कृषि को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, प्राथमिकता दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई? दोस्तों ये मैंने आपके ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्योंकि ये मुख्य योजना है, ठीक है। तो 1998 में हुई है दोस्तों। किसान क्रेडिट योजना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट योजना आपने सुना होगा, यदि आप किसी एग्रीकल्चर फैमिली से, एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने सुना होगा केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये किसानों के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है।
कम ब्याज की दर में, ठीक है। दक्षता उपज क्या होती है? दक्षता उपज जो होती है वो प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ होती है दोस्तों। क्या होती है? प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ होती है दक्षता उपज। दोस्तों मैं अंत में आपको कुछ और, जब वीडियो को अंत करूंगा, कुछ 2-4 पॉइंट और बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा, जो इस पीडीएफ में लिखे ही नहीं है, तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। सारे प्रश्न जी इंपॉर्टेंट भी करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। दक्षता उपज प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। मिश्रित खेती में पशुपालन से आप आय में कम से कम कितना योगदान होना चाहिए? मिश्रित खेती में पशुपालन से लगभग कितना प्रतिशत योगदान होता है, या कितना योगदान आय में होना चाहिए? तो कम से कम 10% तो होना ही चाहिए, तब हम उसे मिश्रित खेती बोलते हैं। कितना होना चाहिए? पशुपालन का कम से कम 10% होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कुल उत्पादन अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? यदि कुल उत्पादन अधिकतम हो, दोस्तों आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये थोड़ा समझ में थोड़ा कम आता है सब्जेक्ट, बट कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा पढ़ के, आपको क्या है, एग्ज़ाम में पास होना है, आपका यही है, आपका मेन उद्देश्य यही है कि पास होना है। तो शून्य होता है सीमांत उत्पादन, ठीक है। यदि कुल उत्पादन अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पादन शून्य होगा। देखो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन इसके बाद रख दिया है कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। यदि सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन कितना होगा? तो अधिकतम होगा। प्रश्न वही है, थोड़ा इसको घुमा के दे दिया है, इसको यहाँ करके, इसको वहाँ करके, कि आपको समझ आ जाए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्म प्रबंधन को आमतौर पर जाना जाता है दोस्तों, तो फार्म प्रबंधन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से इसको हम जानते हैं। फार्म प्रबंधन को किसके नाम से जानते हैं? फार्म प्रबंधन को हम फार्म मैनेजमेंट भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फार्म मैनेजमेंट भी बोलते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसको फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है फार्म प्रबंधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणितीय प्रोग्रामिंग मॉडल में शामिल है दोस्तों, गणितीय प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या शामिल है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या हो जाएगा? लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? दोस्तों भारत को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड किया है, क्योंकि ये हमारे जो किसान हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं, सबके समक्ष ये महत्वपूर्ण चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित होती है। अधिकतर जो हमारे भारत में कृषि होती है वो रेन फेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, या इसी को हम बोलते हैं वर्षा पर आधारित होती है। इसलिए इसको हम भारत को कहते हैं मानसून का जुआ, ठीक है। और दोस्तों हमारे बुंदेलखंड में तो दोस्तों बुंदेलखंडी यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा, हमारे बुंदेलखंड में तो दोस्तों बहुत ही कम वर्षा होता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बुंदेलखंडी शब्द का थोड़ा प्रयोग किया है, मेरी मातृभाषा है, कि हमारे बुंदेलखंड में तो वैसे ही अभी वर्षा कम हो रही थी और अब देखो कितनी ज़्यादा होने लगी। दोस्तों थोड़ा सा बुंदेलखंडी मैंने यूज़ किया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्व से कहो दोस्तों कि हम कृषि छात्र हैं, दोस्तों गर्व से कहो। दोस्तों प्रबल एग्रो स्टडी आप सभी कृषि छात्रों के लिए हमेशा कंटेंट लाता रहता है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है दोस्तों। और अंत में मैं आपको दो चार पॉइंट और बताऊंगा, आपको पता भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुल लागत सॉरी दोस्तों, कुल लागत बराबर क्या होता है? कुल लागत का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होती है कुल लागत? तो निश्चित लागत और परिवर्तन लागत का जो योग होता है वही कुल लागत होती है। निश्चित लागत प्लस परिवर्तनीय लागत, इसी को हम कुल लागत बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों पहले मैं आप सभी के लिए एक नोट दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊँगा। दोस्तों प्रबल एग्रो स्टडी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है, आप सभी कृषि छात्रों के लिए। यह चैनल आप सभी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ही है। आप लोग अपना सपोर्ट यूँ ही हमें देते रहें। आप धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे मैंने धन्यवाद भी लिख दिया, आपको धन्यवाद दे दिया दोस्तों। अब आपको बताते हैं जो पॉइंट है उसके बारे में। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों
नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट ऐसा होता है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि नाबार्ड के द्वारा ही किसानों को काफ़ी हेल्प मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और दोस्तों यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया है दोस्तों। यदि आप फुल पीडीएफ चाहते हैं, ये तो मैंने लगभग 4 पेज हैं दोस्तों, लगभग इसमें 50 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न के समथिंग मैंने करवाए हैं, 50 प्रश्न से मैं करवाए हैं इस वीडियो में। यदि आप फुल पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।